व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज हम थायरिस्टर फैमिली के एक मेंबर पावर मॉसफेट के बारे में पढ़ेंगे। पावर मॉसफेट की वर्किंग देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो पावर मॉसफेट क्या होता है? सबसे पहले तो हम मॉसफेट के बारे में समझें। मॉसफेट की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इसके अंदर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या होता है, SiO2 लेयर सेमीकंडक्टर के ऊपर चढ़ाई जाती है और गेट को सेमीकंडक्टर मटेरियल से इंसुलेटेड किया जाता है। अब पावर मॉसफेट जो होता है, इसमें पावर को कंट्रोल किया जा सकता है। पावर मॉसफेट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट भी दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं हम, एन चैनल एंड पी चैनल। एनाउंसमेंट मॉसफेट भी हम दो प्रकार के बता सकते हैं, एन चैनल एंड पी चैनल। नॉर्मली पावर मॉसफेट में हम एन चैनल एनाउंसमेंट टाइप को ही यूज़ करते हैं, बाकी डिप्लीशन मॉसफेट को यूज़ नहीं लिया जाता है। अब डिप्लीशन मॉसफेट और एनाउंसमेंट मॉसफेट में दो बेसिक डिफरेंस है कि डिप्लीशन टाइप में जो होता है गेट वो रिवर्स बायस होता है और उसमें अनाउंसमेंट टाइप में गेट को क्या बनाते हैं हम, फॉरवर्ड बायस बनाते हैं। बस यही इसमें बेसिक डिफरेंस है। जैसे मॉसफेट के अंदर 3 टर्मिनल होते थे, सोर्स, ड्रेन एंड गेट, वैसे ही पावर मॉसफेट में भी 3 टर्मिनल हैं, सोर्स, ड्रेन एंड गेट। अब हम इसके बारे में डिप्लीशन टाइप का सिंबल कैसा होता है, अनाउंसमेंट का सिंबल कैसा होता है, ये सारा इसके बारे में पढ़ेंगे। पावर मॉसफेट को बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है। जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको बनाया जाता है। पावर मॉसफेट की क्या होती है, पावर मॉसफेट की स्विचिंग स्पीड बहुत हाई होती है और इसके अलावा ये लो पावर लेवल पे काम करता है। हमने देखा था कि जो मॉसफेट्स जो होते हैं, मॉसफेट नॉर्मली मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण ही मॉसफेट में करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो भी जैसे हम कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट टाइप एन चैनल मॉसफेट को मेनली पावर मॉसफेट के रूप में काम में लिया जाता है। तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो मेनली करंट इसमें इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होगी और जो करंट का डायरेक्शन होगा इसमें वो ड्रेन टू सोर्स होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मॉसफेट्स होते हैं, मॉसफेट में जो गेट होता है वो सेमीकंडक्टर बॉडी से इंसुलेटेड होता है। तो गेट क्या किया जाता है, SiO2 लेयर के ऊपर बनाया जाता है जो कि मेटल का बना होता है। अब मैं इनके सिंबल बताने से पहले आपको बेसिकली पावर मॉसफेट और जो हमारा BJT है, पावर BJT, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस बताऊंगी कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। जैसे नाम से क्लियर है, BJT इज़ अ bipolar junction transistor. It is bipolar junction transistor. हम जानते हैं कि जो BJT है उसमें करंट मेजॉरिटी व माइनॉरिटी दोनों कैरियर्स के कारण फ्लो होती है, जबकि मॉसफेट जो है इसमें करंट सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण फ्लो होती है। तो हमने पावर जो डिवाइसेस हैं जिनमें पावर को कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे AC पावर हो चाहे DC पावर हो, उसमें हम पावर मॉसफेट भी काम में ले सकते हैं और पावर BJT भी काम में ले सकते हैं। बट पावर BJT से पावर मॉसफेट सुपीरियर होता है। इसके कुछ कारण हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि पावर BJT एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, तो इसे ऑन बनाने के लिए हमें बेस पे हाई करंट की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो बेस ड्राइव सर्किट होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो पावर मॉसफेट से भी ज़्यादा पड़ जाती है। इसलिए हम पावर मॉसफेट को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू पावर BJT। सेकेंड रीज़न है कि BJT में जो करंट है वो होल व इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होती है और हम जानते हैं कि होल का जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा होता है। तो इससे पावर BJT की स्विचिंग स्पीड कम हो जाती है, जबकि जो पावर मॉसफेट है उसकी स्विचिंग स्पीड हाई होती है। तो पावर मॉसफेट को यूज़ लेने का सबसे बड़ा कारण है कि इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत हाई होती है। थर्ड जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि BJT के अंदर थर्मल रनअवे की समस्या आती थी। थर्मल रनअवे से हमारा तात्पर्य ये था कि माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण जब कलेक्टर करंट इंक्रीज़ होती है तो वो डिवाइस का टेम्परेचर इतना बढ़ा देती थी कि डिवाइस बर्न होती थी। लेकिन पावर मॉसफेट में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि पावर मॉसफेट में करंट केवल मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण फ्लो होती है। तो इस तरीके से भी देखें तो पावर मॉसफेट इज़ सुपीरियर देन द पावर BJT।
इसके अलावा पावर मॉसफेट जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है, हाई वोल्टेज और हाई करंट रेटिंग पे से यूज़ करते हैं। बस एक मेन ड्रॉबैक पावर मॉसफेट का ये है कि जब ये डिवाइस ऑन हो जाती है तो ऑन कंडीशन में भी इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बीजेटी। तो ये एक बीजेटी का एडवांटेज है कि ऑन कंडीशन में बीजेटी का खुद का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो पावर मॉसफेट जो है वो पावर बीजेटी से बेटर होता है। तो ये तो हमने इसके में डिफरेंस पढ़े कि बीजेटी से ये किस तरीके से सुपीरियर है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। यहाँ हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पावर मॉसफेट शो किए हैं। ये जो फर्स्ट वाला है पावर मॉसफेट, ये सिंबल है एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का, मतलब इसमें एन चैनल है और डिप्लीशन टाइप है। डिप्लीशन टाइप में गेट क्या रहता है, रिवर्स बायस रहता है। तो हमारा जैसे हमने देखा था कि इसके 3 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, गेट एंड ड्रेन। तो ये वाला टर्मिनल सोर्स है, नीचे वाला सब्सट्रैक्ट, ये जो एरो लगा है वो है सब्सट्रैक्ट। तो इसमें सब्सट्रैक्ट को सोर्स से क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। और जो गेट है वो सेमीकंडक्टर बॉडी से अलग शो किया है, क्योंकि गेट और सेमीकंडक्टर बॉडी के बीच में SiO2 लेयर होती है। तो ये गेट हो गया। तीसरा टर्मिनल है ड्रेन, जो हमने ऊपर की ओर शो करा है। तो इसके तीनों टर्मिनल शो किए हैं और ये वाला है वो है एन चैनल डिप्लीशन टाइप। एरो अगर अंदर की ओर है तो ये एन चैनल होगा। पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में सिंबल सेम रहेगा, बट एरो इसमें क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो इसमें हमने एरो बाहर की ओर दिखाया गया है। ये दोनों डिप्लीशन मोड हैं। डिप्लीशन मोड में गेट क्या रहता है हमारा, रिवर्स बायस रहता है। अब ये जो थर्ड वाला जो हमारा डायग्राम है उसके अंदर हमने शो किया एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। इसमें और इसके सिंबल में ये डिफरेंस है कि इसमें ये लाइन पूरी स्ट्रेट ली जाती है, यहाँ डॉटेड 3 पार्ट लिए जाते हैं। बाकी ये वाला पार्ट वही सब्सट्रैक्ट है जिसे हमें सोर्स से शॉर्ट कर दिया। ये गेट है, गेट इंसुलेटेड होता है, और ये ड्रेन टर्मिनल है। एरो अंदर की ओर है इसलिए ये एन चैनल है। इसमें अगर एरो हम बाहर बना दें तो ये हो जाएगा पी चैनल एनाउंसमेंट टाइप मॉसफेट। एनाउंसमेंट का कैसे पता चल रहा है, ये डॉटेड करके बनाया है, और गेट अलग है और ड्रेन ऊपर है, और सबसेट और सोर्स को यहाँ पे क्या किया गया है, शॉर्ट किया गया है। और ये इन सब की ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स बनाइए। अब ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती है जो एक आउटपुट पैरामीटर और एक इनपुट पैरामीटर के बीच में ड्रॉ करी गई हो। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर इनपुट तो हम देते हैं गेट पर, और आउटपुट लेते हैं ड्रेन और सोर्स के बीच में। सोर्स जो होता है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन होता है, यानी इनपुट देते हैं गेट और सोर्स के बीच में और आउटपुट लेते हैं ड्रेन एंड सोर्स के बीच में। तो एक पैरामीटर इनपुट का हो गया गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS, दिस इज द इनपुट पैरामीटर, और ड्रेन करंट क्या है, आउटपुट पैरामीटर है। तो इनके बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं वो कहलाती है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चारों मोड के लिए ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स शो की है। मैंने आपको बताया कि पावर मॉसफेट में नॉर्मली एन चैनल एनाउंसमेंट टाइप मॉसफेट काम में लेते हैं, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, इस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब हम पावर मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर मॉसफेट। पावर मॉसफेट का हमें कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये वर्टिकल DMOS टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाता है। इसमें मेनली 3 लेयर होती है, जिसमें अल्टरनेट PN लेयर होती है। जैसे ये हो गया N PN, तो अल्टरनेट PN लेयर्स इसमें पाई जाती हैं। इसमें ये सिंगल मॉसफेट का हमें दिखाया, सिंगल मॉसफेट सेल का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। एक IC के अंदर बहुत सारे मॉसफेट सेल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल कनेक्ट होते हैं, लेकिन मेन बेसिक स्ट्रक्चर एक सेल का यही होता है। इसमें हम 2 N पॉजिटिव लेयर होती है, एक N पॉजिटिव लेयर ये रही, एक ऊपर है N पॉजिटिव लेयर। तो ये 2 मेन होती हैं। तो जो नीचे N पॉजिटिव लेयर होती है उसको लिए हमने कनेक्शन निकाल दिया, वो क्या कहलाता है, ड्रेन कहलाता है। और ऊपर जो N पॉजिटिव लेयर होती है वो हमारा सोर्स होता है। ये जो N पॉजिटिव लेयर है हाई डोपिंग की होती है, इनको हमने कनेक्ट करके एक टर्मिनल निकाल लिया जो कहलाता है सोर्स। दोनों तरफ से करके दोनों को ज्वाइन कर दिया है, ये एक ही कनेक्शन सोर्स का। और नीचे जो N पॉजिटिव है उसको हमने क्या बना दिया, ड्रेन बना दिया। 2 N पॉजिटिव लेयर जो है ये बहुत हैवीली डॉप्ड होती है। N प्लस का मतलब क्या है, ये N टाइप होती हैं, दोनों N टाइप होती हैं, लेकिन प्लस का मतलब है इनकी डोपिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है।
अब पी टाइप की बीच की लेयर बॉडी होती है, मतलब ये जो बॉडी लिखा है यानी ये जो पी टाइप लेयर है ये बॉडी होती है, इसे हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। इसकी जो डोपिंग होती है वो मॉडरेट होती है, मॉडरेट मतलब बीच की डोपिंग होती है। जैसे हम ये कह रहे हैं एन पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा है, ये एन पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो डोपिंग होती है बॉडी की वो मॉडरेट होती है, बीच की स्टेज में होती है। और जो ये एन नेगेटिव रीजन है जिसे हम ड्रेन ड्रिफ्ट रीजन भी कहते हैं, इसकी डोपिंग सबसे कम रखी जाती है। तो आपने देखा सबसे ज़्यादा एन पॉजिटिव की हो गई, इसकी बीच की हो गई और इसकी सबसे कम हो गई, यानी सबसे कम और सबसे ज़्यादा के बीच में डोपिंग किसकी रखी जाती है, बॉडी या सबस्ट्रेट की रखी जाती है। तो एन नेगेटिव की जो डोपिंग है वो बहुत कम होती है और इस क्षेत्र की जो थिकनेस है, मतलब ये कितना थिक होगा, ये इस डिवाइस के ब्रेकडाउन वोल्टेज को डिसाइड करती है। अगर इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी तो ब्रेकडाउन वोल्टेज अलग होगा और थिकनेस कम होगी तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का अलग होगा। अब हम यहाँ पे गेट टर्मिनल जो हमने लिया है वो गेट टर्मिनल क्या है, एन नेगेटिव और पी टाइप बॉडी के ऊपर होता है। मतलब मैं इसको आपको कंस्ट्रक्शन ऐसे बता देती हूँ कि जैसे हमने सबसे पहले एन पॉजिटिव वाली लेयर को डिफ्यूज़ कराया, फिर एन नेगेटिव कराया, फिर पी बॉडी हुई। इस पी बॉडी में एन पॉजिटिव के कनेक्शन निकाले। एन पॉजिटिव निकालने से क्या हुआ कि इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से इम्प्योरिटी का कनेक्शन प्रॉपर बनता है, तो सोर्स का कनेक्शन इन एन पॉजिटिव से निकाल लिया। लेकिन सोर्स का कनेक्शन बाहर निकालने से पहले इस सेमीकंडक्टर के ऊपर SiO2 की लेयर चढ़ाई जाती है। SiO2 मीन्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। तो इस SiO2 लेयर पूरे पे चढ़ाते हैं, फिर मास्किंग एंड ईचिंग प्रोसेस द्वारा यहाँ से SiO2 हटाते हैं और मेटल का कनेक्शन इन लेयर्स से किया जाता है और इनको आपस में शॉर्ट करके सोर्स निकाल लिया। अब इस वाले पोर्शन में SiO2 लेयर अभी है, जिसे हमने बोला गेट ऑक्साइड। ये लेयर क्या होती है, SiO2 लेयर होती है। इस SiO2 लेयर के ऊपर हम एक मेटल का गेट लगाते हैं, मेटल का गेट इसके ऊपर बनाया जाता है। तो हमने लिख दिया ये गेट कंडक्टर है और ये गेट ऑक्साइड। गेट ऑक्साइड से मतलब क्या है, ये लेयर कैसी है, SiO2 की लेयर है, इसके ऊपर गेट बनाया जाता है। अब हमारी ये पूरी बॉडी सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी हुई है, ऊपर SiO2 चढ़ा है और ऊपर मेटल का गेट लगाया है। तो हमारा जो गेट हो गया वो इस सेमीकंडक्टर बॉडी से कैसा हो गया, इंसुलेटेड हो गया। तो इस तरीके से इसमें 3 टर्मिनल निकाले जाते हैं और ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है। पावर मॉसफेट में मैंने आपको बताया कि ये तो मैंने एक मॉसफेट सेल का स्ट्रक्चर बनाया है। ऐसे कई सारी मॉसफेट सेल्स होती हैं जो कि आपस में क्या कनेक्टेड होती हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। मॉसफेट में अब ऑल्टरनेट एन पॉजिटिव, एन नेगेटिव, पी टाइप और एन टाइप लेयर होती है, यानी एन पॉजिटिव, पी टाइप, एन नेगेटिव और एन पॉजिटिव। अल्टरनेट ये 4 लेयर्स इसमें हमको दिख रही हैं। एक्चुअली ये जो लेयर्स हैं इनका क्या पर्पज़ है, इनका पर्पज़ है कि सोर्स का कनेक्शन निकालना। जो ये एन पॉजिटिव है ये चारों, ये क्या कर रहे हैं, सोर्स का कनेक्शन बाहर की ओर निकालने के लिए यूज़ किया गया है। तो इसका एक ड्रॉबैक क्या होता है कि इसमें एक पैरासिटिक बीजेटी बन जाता है। पैरासिटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो एक्चुअल में नहीं है, वो अनडिजायर्ड कंपोनेंट होते हैं। जैसे हम काम में तो मॉसफेट ले रहे हैं, लेकिन इसमें एक पैरासिटिक बीजेटी फॉर्म हो जाता है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर्स में बन जाता है, जो कि हमको रिक्वायर्ड नहीं है। इसका मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि कैसे पैरासिटिक बीजेटी बनता है। अब ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया है, इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि हमने काम में तो लिया मॉसफेट, लेकिन इसमें कुछ पैरासिटिक कंपोनेंट्स डेवलप हो जाते हैं। पैरासिटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो अनडिजायर्ड होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था इसमें अल्टरनेट कौन कौन सी लेयर होती है, एन पॉजिटिव, पी टाइप, एन नेगेटिव, एन पॉजिटिव, ये लेयर्स हैं। अब इनमें एक ट्रांजिस्टर फॉर्म हो गया। एक एन पॉजिटिव कैसे बिहेव करेगी, एमिटर की तरह, और जो ये पी टाइप बॉडी होगी या सबस्ट्रेक्ट होगा वो कैसे एक्ट करेगा, बेस की तरह। और ये जो एन टाइप है ये क्या हो गया, ड्रेन, यानी सोर्स, ड्रेन और बॉडी ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक ट्रांजिस्टर बना रहे हैं। अब हमने ये जो ट्रांजिस्टर है इसको हमने लिखा पैरासिटिक बीजेटी, यानी एक पैरासिटिक एलिमेंट है जो कि अनडिजायर्ड है, हमें बीजेटी नहीं चाहिए। बीजेटी मीन्स बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब इस पैरासिटिक बीजेटी में हमारा एमिटर और बेस के बीच में एक ये रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है जो कहलाता है बॉडी स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस। ये किस कारण से होता है, ये जो हमारी पी टाइप रीजन है, बेस जो है पी टाइप रीजन, इसके रेजिस्टेंस के कारण ये रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो ये हमारा एक तरह से इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम इसका बनाएं, हमारा कंस्ट्रक्शन वही है, नीचे तो वही ड्रेन लिया है हमने
और ये N पॉजिटिव क्या बनाते हैं, सोर्स बनाते हैं, और SiO2 लेयर चढ़ा के ऊपर क्या बना लेते हैं हम, गेट का कनेक्शन हमने बाहर निकाल लिया। तो अब यहाँ क्या किया जाता है, ये मैंने इसका डायग्राम बनाया है। अब आपको यहाँ पे मोड दिख रहा होगा कि कैसा है, ये अनाउंसमेंट है क्योंकि ये लाइन डॉटेड है। गेट हमने अलग बनाया, इंसुलेटेड होता है गेट इसलिए। अब यहाँ पे हम देखें कि तीनों के बीच में जो हमारा सबस्ट्रेक्ट या बॉडी है वो कैसे काम करती है, बेस की तरह। तो ये हमारा सबस्ट्रेक्ट होता है, ये बेस की तरह करता है। सोर्स जो है वो एमीटर की तरह करता है, और जो कलेक्टर है वो कैसे बिहेव करने लगता है, ड्रेन जो है वो कलेक्टर की तरह बिहेव करता है। तो एक तरह का ट्रांजिस्टर यहाँ पे फॉर्म हो गया, जिसे हमने बोला पैरासिटिक बीजेटी। और ये रेजिस्टेंस कौन सा शो किया है, ये वाला बॉडी स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस, जो कि किस किस के बीच में डेवलप हुआ है, एमीटर एंड बेस के बीच में। तो ये हमारा एमीटर और ये बेस, इसके बीच में ये रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, ये इसके सिंबल में शो कर दिया। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कि ये ट्रांजिस्टर डेवलप ना हो, तो हम क्या किया करते हैं, ये ट्रांजिस्टर डेवलप ना हो, ये रेजिस्टेंस डेवलप ना हो, इसके लिए मॉसफेट की बॉडी व सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। यानी जो बॉडी है, ये बॉडी या सबस्ट्रेट का कनेक्शन होता है, इसे किसके साथ शॉर्ट किया जाता है, सोर्स के साथ शॉर्ट करके कनेक्शन बाहर निकाल लेते हैं। और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है, जो हमारा ये कलेक्टर था और ये बेस और ये तो सोर्स तो शॉर्ट हो गए, कलेक्टर और बेस जंक्शन के बीच में क्या होता है, एक एंटी पैरेलल डायोड उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, 3 टर्मिनल थे, बेस, एमीटर एंड कलेक्टर। तो हमने बेस और एमीटर को तो क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो हमारा क्या कौन सा बचा, बेस और कलेक्टर बचा। तो बेस और कलेक्टर के बीच में एक डायोड फॉर्म हो जाता है, जिसे हम सिंबल के अंदर, पावर मॉसफेट का ये सिंबल होता है, इसमें हम एंटी पैरेलल डायोड की तरह इसको शो करते हैं। तो ये हमारा इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, जो कि पैरासिटिक एलिमेंट के कारण होता है। और इसका इफेक्ट कम करने के लिए हमने क्या किया, सबस्ट्रेक्ट और सोर्स को आपस में क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो ये तो था कंस्ट्रक्शन पावर मॉसफेट का, कि पावर मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। अब हम देखेंगे, अब हम पावर मॉसफेट की वर्किंग समझते हैं कि वर्किंग क्या होती है। अब इसकी वर्किंग समझने के लिए हम देखेंगे, ये वाला हमारा एक पावर मॉसफेट का पार्ट है। सेम ऐसा का ऐसा पार्ट इधर भी दिख रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, एक आईसी चिप के ऊपर बहुत सारे पावर मॉसफेट बनाए जा सकते हैं और उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो हमने ये 2 सेल बनाई है, एक पावर मॉसफेट ये रहा और एक पावर मॉसफेट ये रहा। तो जैसे एक की वर्किंग है वैसे ही दूसरे की वर्किंग होगी। तो हमने देखा था कि इसमें नीचे ड्रेन है, ये ड्रेन का कनेक्शन लिया गया है, ऊपर सोर्स होते हैं, ये इस वाले सेल के हैं, और इसमें 2 एन टाइप है, ये दोनों क्या फॉर्म करते हैं, सोर्स, जिनका कनेक्शन हमने यहाँ से निकाल लिया है। और गेट दोनों में कॉमन बनाया है। ये गेट कैसे बनाते हैं, हम SiO2 लेयर चढ़ाते हैं और उसके ऊपर मेटल का गेट लगा दिया जाता है। मेटल का गेट इंसुलेटेड होता है, अब सेमीकंडक्टर बॉडी से इसको ऊपर रखा जाता है। अब हम इसकी वर्किंग समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने जो ये मेटल का गेट बनाया ऊपर SiO2 लेयर के ऊपर, तो मेटल का गेट, SiO2 लेयर और जो ये पी टाइप बॉडी है, ये तीनों मिलके एक कैपेसिटर फॉर्म करते हैं। कैसे, कैपेसिटर में होता है 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक होता है। तो यहाँ पैरेलल प्लेट में क्या हो गई, एक तो हमारा गेट हो गया, सेकेंड जो प्लेट हुई वो हुई हमारी पी टाइप बॉडी, और जो डाइलेक्ट्रिक है वो उसकी तरह कौन एक्ट करता है, SiO2 लेयर एक्ट करती है। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन इसमें, कैपेसिटर इस तरह का इसमें फॉर्म होता है। तो जब हम गेट पर, अब हम क्या करते हैं, पहले गेट पे से लगाने से पहले हम ये देखते हैं कि ड्रेन और सोर्स के बीच में हमने क्या लगाया, लोड लगाया और ये एक बैटरी लगाई। हम ड्रेन को सोर्स के सापेक्ष पॉजिटिव रखते हैं, तो ड्रेन को किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी के पॉजिटिव से, और सोर्स को बैटरी के किससे कर दिया, नेगेटिव से, और ये लोड लगा दिया। इनिशियली हम ये मानेंगे कि जो ये गेट टू सोर्स वोल्टेज है VGS, इसकी वैल्यू हमने क्या रखी, 0 रखी। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर इनिशियली 0 है तो हम जानते हैं कि इस समय कोई भी ड्रेन करंट फ्लो नहीं होती। इसका क्या कारण है कि जब इसका ये कारण है कि जब है ना अपना गेट वोल्टेज 0 लगा दिया अपन ने, तो इस समय जो जंक्शन J1 है, सिर्फ हमने ये लगाई, ये वाली बैटरी लगाई, तो ये जो जंक्शन है J1 और J2, तो हम देख रहे हैं कि J1 जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस हो रहा है, क्योंकि N जो है उसको बैटरी के किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से। लेकिन जो J2 जंक्शन है, जो इन 2 के बीच में बन रहा है, बॉडी और ये ड्रेन ड्रिफ्ट रीजन के बीच में, ये J2 जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस है। यानी J1 तो फॉरवर्ड है बट J2 जंक्शन रिवर्स बायस है। तो इसके रिवर्स बायस के कारण इस समय ड्रेन करंट जो है वो लगभग क्या होगी, 0 होगी, ड्रेन करंट 0 होती है।
लेकिन जब हम गेट पर वोल्टेज लगाते हैं, गेट को पॉजिटिव बनाया जाता है विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स। तो सोर्स के रेस्पेक्ट में गेट कैसा है, पॉजिटिव है। सोर्स को बैटरी के, इस वाली बैटरी के नेगेटिव से किया है और गेट को बैटरी के किससे किया है, पॉजिटिव से किया है। तो इस समय क्या होगा, जैसे ही गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं और सोर्स पे नेगेटिव लगाते हैं तो J2 हमारा क्या होने लगता है, अब इसके पॉजिटिव लगाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है। कहाँ पे, गेट के ऊपर, जो गेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है और जो पी टाइप है लेयर उस पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है। इसका क्या कारण है कि जब हमने गेट को बैटरी के पॉजिटिव से किया तो जैसे कैपेसिटर में होता है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे और इस गेट के नीचे जो प्लेट है, यानी ये हमारा पी टाइप जो बॉडी है, यहाँ पे कैसे चार्ज दिख रहा है, नेगेटिव, ये बने हुए हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो अब ये नेगेटिव चार्ज जो कलेक्ट हुए हैं ये क्या फॉर्म करता है, एक इन्वर्जन लेयर फॉर्म करती है, एक चैनल फॉर्म करता है जिसके थ्रू करंट फ्लो स्टार्ट होता है। अब इस समय J1 और J2 दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गए तो हमारे ड्रेन से सोर्स की ओर करंट फ्लो होने लगती है। ये करंट का डायरेक्शन शो किया है और करंट इस इन्वर्जन लेयर या ये इन्वर्जन चैनल के थ्रू फ्लो हो रही है। क्योंकि इसमें चैनल एन टाइप बनता है इसलिए ये है एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट। एनहांसमेंट मॉसफेट इसलिए कहा है क्योंकि गेट को उसमें क्या किया है, फॉरवर्ड बायस किया है। गेट सोर्स के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड बायस है इसलिए एनहांसमेंट मोड है और एन चैनल फॉर्म हो रहा है, यानी नेगेटिव आयंस के कारण चैनल फॉर्म हो रहा है इसलिए कहलाता है एन चैनल एनहांसमेंट मोड। तो अब जैसे जैसे हम इस VGS वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट होता जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये जो गेट पे पॉजिटिव चार्ज है, पी बॉडी में जितने भी नेगेटिव आयंस हैं, जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और ये सब यहाँ पे जमा हो जाते हैं और एक इन्वर्जन लेयर फॉर्म कर देते हैं। इससे इसका कंडक्शन लेवल बढ़ता जाता है और ID का मान, इसमें फ्लो होने वाली करंट ID का मान बढ़ता जाता है। अब कंडक्शन स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पे VGS वोल्टेज लगाए, गेट को क्या किया, यहाँ पे सोर्स के सापेक्ष पॉजिटिव बनाया। तो इससे क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि गेट पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो रहे हैं तथा ये गेट का पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, पी टाइप सबस्ट्रेट या पी टाइप बॉडी के नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करके यहाँ पे इकट्ठा कर रहा है, यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं। इससे अब अगर अपन ने देखा कि अगर VGS को बढ़ाते जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज भी बढ़ता है और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। जब हम इस VGS वोल्टेज की वैल्यू, जो ये गेट टू सोर्स वोल्टेज है, इसकी वैल्यू VGS TH यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बढ़ती है तो करंट इसमें, मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो होने लगती है। तो हमने क्या बोला कि अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू गेट टू सोर्स के बीच में एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बढ़ती है तो इसका कंडक्शन लेवल बढ़ता जाता है और एक स्ट्रॉन्ग चैनल बनता है। ये जो चैनल बना है, ये जो इन्वर्जन लेयर बनी है, ये स्ट्रॉन्ग बनती है और डिप्लीशन लेयर जो बनी है, किसके कारण, J2 के रिवर्स बायस होने के कारण जो डिप्लीशन लेयर बन रही थी उसकी विड्थ को ये क्या करता जाता है, कम करता जाता है। तो हम कहते हैं कि VGS का मान VGS TS से बढ़ता है तो करंट का मान बढ़ता है और करंट की दिशा क्या होती है, यहाँ पे ड्रेन से सोर्स की ओर, ये हमने दिखाया। करंट की दिशा क्या हो रही है, ड्रेन टू सोर्स हो रही है। करंट इसमें एक ही दिशा में फ्लो होती है और सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण होती है। अब हमने ये इन्वर्जन लेयर की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो इन्वर्जन लेयर क्या हो गई कि पी टाइप बॉडी पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एक लेयर बनी वो क्या कहलाती है, इन्वर्जन लेयर कहलाती है। ये इन्वर्जन लेयर नेगेटिव होती है, एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। तो इसके सारे गुण एन टाइप सेमीकंडक्टर जैसे होते हैं और यह ड्रेन और सोर्स के बीच में कंडक्शन पाथ बनता है, मतलब एक रास्ता बनाता है जिससे करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। अब मैंने जैसा भी आपको बताया कि ये कौन सा इसमें हमने मॉसफेट काम में लिया है, एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट काम में लिया है और ये एनहांसमेंट मॉसफेट काम में लेने से इसमें क्या होता है, गेट पे वोल्टेज बढ़ाने से करंट का मान बढ़ता जाता है। अब हम बोलेंगे कि VGS का वह मान जिस पर इन्वर्जन लेयर बनती है उसे गेट सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अगर VGS की वैल्यू इस VGS TH का मतलब होता है थ्रेशोल्ड, इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से बढ़ती है तो ये चैनल स्ट्रांग होता जाता है और करंट का मान बढ़ता है। लेकिन अगर VGS की वैल्यू इस VGS TH से कम है तो करंट का मान कम रहता है। तो इस
इस वोल्टेज को, जो हमारा क्राइटेरिया है कि किस पे एक स्ट्रॉन्ग चैनल बनेगा, उसे बोलते हैं हम गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो इसको हम ये परिभाषित कर सकते हैं कि गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज वह न्यूनतम गेट बायस वोल्टेज है जो कि सोर्स व ड्रेन के बीच में एक कंडक्टिव चैनल बनाता है। यानी वो मिनिमम वोल्टेज जिसपे ड्रेन और सोर्स के बीच में कंडक्शन चैनल बन जाता है, कंडक्शन पाथ बन जाता है, उसे गेट सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। अब VGS का मान VGS TS से बढ़ता जाएगा और बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, जो ये इन्वर्जन लेयर बनेगी, जो ये नेगेटिव चार्जेस की जो लेयर बन रही है, ये और ज्यादा थिक होती जाएगी और करंट का मान बढ़ता जाएगा। और इससे क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये थिक बन गई, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, और फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो कंडक्शन पाथ एक बन जाएगा ड्रेन और सोर्स के बीच में, और करंट का मान बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पावर मॉसफेट वर्क करता है। पावर मॉसफेट की दो प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट कर रही है। पहली है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एक पैरामीटर उसमें इनपुट का होता है और दूसरा पैरामीटर उसमें आउटपुट का होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमने ले लिया VGS, इनपुट हम यहाँ किसके बीच में दे रहे हैं, गेट टू सोर्स के बीच में दे रहे हैं, और आउटपुट यहाँ पे ड्रेन और सोर्स के बीच में ले रहे हैं। यानी सोर्स इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो एक पैरामीटर तो इनपुट का हो गया जो कि किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज, और दूसरा पैरामीटर क्या है हमारा ID, यानी ड्रेन करंट है। तो ID और VGS के बीच में हमने ये ग्राफ खींचा है। तो हमने देखा था कि अगर हमारे गेट सोर्स वोल्टेज की वैल्यू 0 है तो उस समय हमारी करंट क्या होती है, 0 होती है, ID ड्रेन करंट फ्लो ही नहीं होती। और जब गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं और गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बढ़ जाती है तो अपन ने देखा था एक इन्वर्जन लेयर बन जाती है और करंट का कंडक्शन ड्रेन टू सोर्स स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वही शो किया गया है कि जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक गेट टू सोर्स वोल्टेज पहुँचते हैं, ये क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो ये वोल्टेज बढ़ने पे ड्रेन करंट क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसके बाद थोड़ा ही वोल्टेज बढ़ाएंगे तो भी ड्रेन करंट तेज़ी से फ्लो होने लगती है। तो ये तो हो गई इसकी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि इनपुट का एक पैरामीटर और आउटपुट करंट के बीच में खींची गई है। अब दूसरी अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नाम से क्लियर है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें एक पैरामीटर आउटपुट का होगा, दोनों पैरामीटर आउटपुट के होंगे जो वोल्टेज और करंट के बीच में होगा। VDS क्या है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, और करंट ID क्या है, ड्रेन करंट। यानी दोनों पैरामीटर्स में क्या रहेंगे, आउटपुट के रहेंगे। आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब इसमें क्या करते हैं, गेट टर्मिनल का क्या पर्पस था, ड्रेन को पॉजिटिव रखते हैं सोर्स के रेस्पेक्ट में, और गेट पे भी पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं तो करंट का कंडक्शन इसमें स्टार्ट होता है। तो गेट का क्या पर्पस है, ड्रेन से सोर्स के बीच बहने वाली करंट को कंट्रोल करना। तो हम सबसे पहले ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है तो उस समय क्या होगा, इन्वर्जन लेयर फॉर्म नहीं होगी, एक चैनल फॉर्म नहीं होगा, तो उस समय इसमें करंट बहुत कम फ्लो होगी। तो ये करंट लगभग 0 के आसपास इसमें करंट फ्लो होती है। और ये वाला क्षेत्र क्या, मतलब ये 0 है, ये VGS1 है, ये VGS2, ये VGS3, VGS4 एंड सो ऑन। तो ये वाली जो क्या ना 0 यानी VDS वाली लाइन ही वो क्या बता रही है, कट ऑफ रीजन बता रही है। तो कट ऑफ रीजन का क्या मतलब है, इस समय गेट पे वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है और ID का मान इसमें क्या है, 0 है, ड्रेन करंट का मान इसमें 0 है। अब क्या करते हैं हम, गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू हो गई हमारी VGS1, ये वैल्यू ली हमने VGS1। तो इस पे हमारी स्टार्टिंग में वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ी, ड्रेन वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ी, और एक वैल्यू के बाद करंट क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। इसी तरह से VGS2 का मान और ज़्यादा है, VGS3 और ज़्यादा है, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पहले तो वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ रही है, फिर क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि मेनली ये किस पे निर्भर कर रहा है, VGS पे, गेट टू सोर्स वोल्टेज पर। VDS का भी फर्क पड़ रहा है ID पे, लेकिन मेन फर्क किस पे पड़ रहा है, गेट टू सोर्स वोल्टेज पर। तो हमने देखा इसके साथ साथ लीनियर थोड़ा पोर्शन रहता है, फिर ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो हम इसका बारे में देखते हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच में हुई, ड्रेन करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच प्लॉट की जाती है। इसके लिए VGS यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है।
जब VGS की वैल्यू VGS/TH से कम थी तो उस समय ड्रेन करंट का प्रवाह प्रारंभ नहीं होता है, ड्रेन करंट 0 होती है। और मॉसफेट किस मोड में काम करता है? कट ऑफ मोड में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये मोड कौन सा है? कट ऑफ मोड। इसमें ड्रेन करंट 0 होती है। जब VGS VGS/TH से बढ़ता है तो ड्रेन करंट का प्रवाह प्रारंभ होता है और VDS के कम मान के लिए भी ID जो होती है VDS के प्रोपोर्शनल होती है। देखा हमने स्टार्टिंग पोर्शन तो लीनियर है, VDS के कम मान के लिए भी करंट फ्लो होती है, लेकिन वो पोर्शन कैसा होता है? लीनियर होता है। अब क्या होता है, पावर मॉसफेट को मेनली ये वाला जो मोड है जिसमें लीनियरली वेरी करती है उसको कहते हैं ओमिक मोड। ये देखिए, ये डॉटेड करके हमने एक बनाई है लाइन, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है? VGS माइनस VGS/TH बराबर है VDS। कहने का मतलब है कि अगर इस वैल्यू पे, यहाँ तक की वैल्यू पर ये लीनियर रहता है, किसके साथ साथ? ID VDS के साथ लीनियरली वेरी करती है, तो ये वाला मोड कहलाता है ओमिक मोड। इसके आगे देख रहे हो तो क्या होगा? VDS बढ़ाने पे ID नहीं बढ़ रही है, बल्कि ID क्या होती जा रही है? कांस्टेंट होती जा रही है। तो हमारा कौन सा इससे पहले वाला मोड क्या कहलाया? ओमिक मोड। और ये वाला मोड क्या कहलाया? एक्टिव मोड, जिसमें क्या हो रही है? ID सैचुरेट हो रही है। तो हमारा पावर मॉसफेट है, इसको कट ऑफ और ओमिक मोड में ही काम में लेते हैं, एक्टिव मोड में काम नहीं लेते। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि VGS बढ़ने पर RDS का मान, यानी ड्रेन टू सोर्स जो रेजिस्टेंस है उसका मान कम होता है और पावर एप्लीकेशन में लार्ज गेट सोर्स वोल्टेज की आवश्यकता होती है। यानी पावर में क्या चाहिए आपको? VGS की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि VGS का पर्पज़ है ड्रेन टू सोर्स के बीच बहने वाली करंट को कंट्रोल करना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? पावर मॉसफेट की पहले तो हमने कंपैरिजन किया BJT के साथ, फिर उसका कंस्ट्रक्शन देखा, फिर पावर मॉसफेट की वर्किंग देखी और अभी हमने देखा पावर मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू।